देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में अपनी मैथ्स तो काफी टाइम पहले हुई थी, शायद मुझे ऐसा लग रहा है बहुत पहले हुई थी। मैंने आपको बताया था प्लेन। प्लेन को आप तीन तरीके से पढ़ेंगे। एक, इक्वेशन पढ़ेंगे आप, नॉर्मल टू द प्लेन एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज गिवन। यानी कि आपको वो प्लेन के परपेंडिकुलर दे रखा होगा एक, और वो पॉइंट जिससे पास हो रहा है प्लेन, एक पॉइंट दे रखा होगा। सेकंड नंबर पर आप पढ़ेंगे इट पासेस थ्रू अ पॉइंट एंड इज परपेंडिकुलर टू द गिवन डायरेक्शन। यानी कि प्लेन की बात कर रहा था यहाँ पर कि आपको एक, जो प्लेन है हमारा, उस प्लेन के नॉर्मल डायरेक्शन दे रखी है, ठीक है, और डिस्टेंस दे रखी है ऑरिजिन से। डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन के, इस प्लेन की डिस्टेंस क्या है। दूसरे नंबर पर आपको क्या करा है उसने, एक पॉइंट दिया है और परपेंडिकुलर टू द गिवन डायरेक्शन। यानी कि एक पॉइंट दे दिया यहाँ पर। अब यहाँ एक प्लेन आएगा और इस प्लेन से भी ये परपेंडिकुलर डालेंगे आप। ये दूसरी बात होगी। ये पॉइंट भी प्लेन पे लाई कर रहे हैं। थर्ड नंबर पर है इट पासेस थ्रू द थ्री गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट। अब एक फिर से प्लेन आएगा, उस प्लेन पर तीन पॉइंट लाई करेंगे। ये तीनों पॉइंट नॉन कोलिनियर है, तो इनकी ओरिजिन से दूरी भी अलग अलग होगी। तो इस तरीके से आपको तीनों चीजें ये पढ़नी है। मैंने आपको लास्ट क्लास में पहले नंबर पे ये पढ़ाया था कि द नॉर्मल टू द प्लेन एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज गिवन, देन द इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। ठीक है। नॉर्मल फॉर्म का मतलब होता है कि यहाँ पर एक परपेंडिकुलर दे रखा है आपको। नॉर्मल उसी को बोलते हैं जो सरफेस के परपेंडिकुलर लाइन होती है। तो हमने यहाँ पढ़ा था इक्वेशन ऑफ अ पैरेलल, सॉरी, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। तो इक्वेशन याद है आपको क्या आई थी? ये यस आपकी सर। इक्वेशन, ये इक्वेशन आई थी आपकी, आर वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी। तो ये डी आपको गिवन होता है ज्यादातर। आर आपका वो पोजीशन है। एक मिनट पूछो। हाँ पंकज। हाँ भाई। जी, तो ये तो हमारी बात हो गई नॉर्मल फॉर्म। और अब हम इसकी कार्टेशियन फॉर्म की तरफ जाएंगे। जो मैंने पढ़ाई थी कार्टेशियन फॉर्म, या बताई थी कुछ? सर नहीं, कार्टेशियन फॉर्म नहीं बताई। अच्छा देखिए, कार्टेशियन फॉर्म में क्या होता है। आपने नॉर्मल फॉर्म लिखी, आर वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी। ये आपकी नॉर्मल इक्वेशन है। अब इस नॉर्मल इक्वेशन की कार्टेशियन फॉर्म होती है। कार्टेशियन फॉर्म ना, बेसिकली कार्टेशियन फॉर्म का मतलब क्या होता है आप पहले इसको समझिए। कार्टेशियन फॉर्म बताती है आपको इसके कार्टेशियन पॉइंट, इसके कार्टेशियन फॉर्म, इन सब की बात होगी। जैसे आपने इससे पहले एक इक्वेशन पढ़ी थी,
एक्स माइनस x1 अपॉन a1 इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस y1 अपॉन b1 z माइनस z1 अपॉन c1। तो यहाँ पर हमने एक्चुअली पुट क्या किया था, हमने यहाँ पुट किया था x1 x2 x3 एंड a1 b1 एंड c1 इनको पुट किया था। ये है क्या, ये आपके कोऑर्डिनेट पॉइंट्स ही तो है। ये 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 या फिर ये 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 कोऑर्डिनेट पॉइंट्स है। तो कार्टेशियन फॉर्म में आप क्या करते हैं, आप यहाँ पर कुछ और चीज नहीं रखते, आप सिंपली कोऑर्डिनेट पॉइंट्स को पुट कर देते हैं ला करके। जैसे आर वेक्टर है, तो आर वेक्टर को लिखा कैसे जाएगा, तो लिखा जाता है, आपकी पोजीशन बताता है ना कि पोजीशन कहाँ पे लाई कर रही है। तो लिखा जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। उसी के साथ आपका जो नॉर्मल वेक्टर था वो परपेंडिकुलर था, तो नॉर्मल वेक्टर ऐसे लिखते हैं, और उसको होता है एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप। तो यहाँ पर अगर कार्टेशियन फॉर्म को आप लिखोगे तो ऊपर वाली इक्वेशन को सॉल्व करके लिखते हैं सर। आप लिखते हैं एल इंटू एक्स, क्योंकि आई इंटू आई आपका 1 हो जाएगा। डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, आता है ये वाला डॉट प्रोडक्ट करना, इसको इससे डॉट प्रोडक्ट करेंगे a1 इंटू b1, a1 a2 से मल्टीप्लाई करेगा, b1 b2 से c1 c2 से, यानी ये इससे मल्टीप्लाई करेगा, ये इससे करेगा, ये इससे। होता तो इसका इसका मल्टीप्लीकेशन भी है, लेकिन आई और जे की वजह से ये 0 हो जाता है। तो एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड, ये किसके बराबर आएगा हमारा, ये डी के बराबर आएगा। ये हमारी कार्टेशियन फॉर्म है। ठीक है, तो साथ के साथ आप लिखते रहिएगा इसको। ठीक है, यस सर। कोई न्यूमेरिकल कराया था मैंने इसके अलावा? सर नहीं, सिर्फ डेरिवेशन कराया डेरिवेशन के साथ एक एग्जाम्पल कराई थी शायद, एग्जाम्पल नंबर 13 में। था। यस सर। दिखाऊंगा एग्जाम्पल। मैं। देखिए ये एग्जाम्पल कराई थी, एग्जाम्पल नंबर 13 दिख रही है। यस सर। तो ये हमने की थी एग्जाम्पल 13, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन। आपको वेक्टर इक्वेशन बतानी थी, यानी कि आपको यहाँ से इन चीजों को कैलकुलेट करना था। डिस्टेंस दे रखी है आपको इतनी, तो डी दे रखा है, और क्या दे रखा है, ओरिजिन से नॉर्मल वेक्टर फ्रॉम द ओरिजिन। नॉर्मल वेक्टर को किसे दिखाते हैं, मैंने कहा था एन कैप से दिखाते हैं आप उसकी डिस्टेंस को। यहाँ पर आपने नॉर्मल वेक्टर दे रखा था, तो आपने यहाँ से एन कैप निकाला था, जो कि होता है नॉर्मल वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ नॉर्मल वेक्टर। वो एन कैप आता है, उस एन कैप को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, आर आर वेक्टर से। आर की वेक्टर की वैल्यू आपको नहीं पता थी, उसको आपने क्या माना था, एक्स वाई जेड माना। यहाँ पर आपकी ये फॉर्म आई थी निकल कर, आर डॉट एन इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो कुछ और आ गया, ये आई थी फॉर्म निकल कर। क्लियर है। यस सर। अब देखिए आप नेक्स्ट एग्जाम्पल पढ़िए, एग्जाम्पल नंबर 4। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन। देखो यहाँ से अगर सवाल आप नहीं समझ पाएंगे तो बहुत दिक्कत देगा सवाल। क्यों, आपको डायरेक्शन कोसाइंस निकालनी है। डायरेक्शन कोसाइंस आपके क्या होते हैं, ये होते हैं आपके एल एम और एन। एल एम एन क्या होते हैं, जो आपका यूनिट वेक्टर होता है वो एक्स एक्सिस का कितना एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस का कितना बना रहा है, और जेड एक्सिस का कितना बना रहा है। यानी कि आपका जो एन कैप है या एन डैश कैप, एन एन वेक्टर है या एन कैप, ये आई के साथ, जे के साथ और के साथ क्या एंगल बना रहा है, इसकी बात करता है। तो यहाँ आपको सवाल में दे रखी है इक्वेशन। सबसे पहला काम है आपका कि आपको इस इक्वेशन को रिलेट करना है पीछे, जो आपकी इक्वेशन आ रही थी उससे। इक्वेशन क्या है, 6i - 3j - 2k।
एग्जाम्पल नंबर 40। आपको दे रखा है आर कैप आर वेक्टर डॉट 6 i कैप -3 j कैप -2 k कैप +1। ये बताइए उससे पहले कि ये इक्वेशन इस फॉर्म में दे रखी है आपको, इस फॉर्म में दे रखी है क्या, नॉर्मल फॉर्म? बताएं। आवाज चली गई आप। यस हेलो। सर। यस कहाँ थी सर। नीता? सर म्यूट हो गया था माइक। मैं ये कह रहा हूँ क्या ये इक्वेशन इस फॉर्म में लिखी हुई है? यस सर। अरे कहाँ लिखी हुई है? इक्वल सर टू जीरो कब आर आता है? डॉट एन। आर डॉट एन सर डी के बराबर नहीं है ना? ये -1 में चले जाएगा शायद। इसको इधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा -1। ये है आपके पास आर वेक्टर, तो 6 i कैप 3 j कैप -2 k कैप। ये बताइए आपने यहाँ पे क्या रखा है? ये डिस्टेंस है। सर डिस्टेंस। डिस्टेंस कभी नेगेटिव हो सकती है, नो सर। यानी कि अभी आप इसको ऊपर वाले से रिलेट नहीं कर सकते, तो आप क्या कीजिए, आप इन दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हो जाएगा आर कैप और ये क्या हो जाएगा, सिक्स माइनस। आई कैप 3 j कैप +2 k कैप इक्वल्स टू 1। अब कंपेरेबल है या नहीं? यस सर। कंपेयर करने के बाद आपको मिलेगा क्या? आपको मिलेगा ये एन कैप का वैल्यू, जो कि किसके बराबर है, -6 i कैप +3 j कैप +2 k कैप। ये वैल्यू आ गई। सवाल में क्या पूछा है? सवाल में पूछा है डायरेक्शन कोसाइन। भी डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है आपको सबसे पहले ये पता होगा। डायरेक्शन कोसाइन निकालने के बाद में हम आगे चलेंगे। ये जो वैल्यू आई है आप एन वेक्टर दे रखा है ना, डायरेक्शन कोसाइन को यूज करने का करने की जरूरत नहीं, ऐसे ही होगा और ये तो दिया है 6 7 7। अच्छा, ये जो वैल्यू आई है ना, ये सिर्फ और सिर्फ एन कैप नहीं है, एन वेक्टर। इसको एन कैप में कन्वर्ट करने के लिए, यानी उस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ये जो वैल्यू दे रखी है ना, ये वाली ये दे रखी है आपको आर वेक्टर तो एन वेक्टर इक्वल टू टी। अब ऐसे तो कोई इक्वेशन होती नहीं है, तो आप कंपेयर करो इस, ये दे रखा है आपको एन कैप मत लिखिएगा, तो लिखिएगा एन वेक्टर। एन वेक्टर के बाद आप इसका यूनिट वेक्टर निकालिए, तो उसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी एन कैप के मैग्नीट्यूड, जो कि हो जाएगा -6 का स्क्वायर +3 का स्क्वायर +2 का स्क्वायर, इस सबका रूट 36 +9 +4। तो आपका एन वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब 7 आने के बाद में आपको यहाँ रखना है आर वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल टू टी। एन कैप की जो वैल्यू आई है तो यहाँ डिवाइड कर दो। आर वेक्टर तो दे नहीं रखा था, आर वेक्टर था, एन आपने निकाला ऊपर, जो कि है -6 i कैप +3 j कैप +2 k कैप, डिनोमिनेटर में रख दीजिए 7। अब ऐसे तो नहीं है आप 7 से सीधा डिवाइड करोगे,
इधर डिवाइड करेंगे तो आपको लेफ्ट हैंड साइड पे भी डिवाइड करना पड़ेगा। आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे क्या था, राइट हैंड साइड पे क्या था, 1, तो इसके नीचे भी 7 रखना पड़ेगा। अब ये आपका एक कंडीशन हो गया आर वेक्टर डॉट एन कैप वाला, जो कि किसके बराबर है, डी के बराबर है। अब मैं बोल सकता हूँ यहाँ से ये जो वैल्यू मेरी आई है ये पूरी एन कैप है। एन कैप यानी एन का यूनिट वेक्टर कितनी, -6/7 आई कैप +3/7 जे कैप +2/7 के कैप। तो ये क्यों निकाला, ये इसलिए निकाला क्योंकि डायरेक्शन कोसाइन भी निकालने, तो जो डायरेक्शन कोसाइन होता है वो होते क्या, डायरेक्शन कोसाइन, सर ये जी बताइए, ये होते हैं आपके x1 एल, y1 z1। डायरेक्शन कोसाइन ना सर LMN। जी, एल आई कैप। अगर आप एन कैप लिखते हो तो एन कैप को लिखते हैं इस तरीके से, एल आई कैप +m जे कैप +n के कैप। ये क्यों लिखा है ना, क्योंकि जो आपका एन का यूनिट वेक्टर है वो पूरे प्लेन का परपेंडिकुलर है। ये जो है वो क्या है, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपने कोई 3D प्लेन ऐसा बनाया है तो इस प्लेन में एक एन वेक्टर बीच में लाई कर रहे हो ऐसे, तो इसकी वेक्टर की वैल्यू निकालोगे आप डायरेक्शन के साथ तो वो आएगी एन कैप। अब ये एन कैप क्या करेगा, तीनों के साथ रिलेशन स्टैब्लिश करेगा, एक इसके साथ अल्फा के साथ, बीटा के साथ, गामा। इन अल्फा बीटा गामा को अगर मैं कॉस के साथ रख दूंगा तो ये हो जाएगा हमारा वैल्यू हमारी रिक्वायर्ड होती है। तो आपका एल कितना आ जाएगा ऊपर से, और एल इज -6/7, एम इज 3/7 एंड एन इज 2/7। एक काम करो आप, एक बार इस सवाल को पूरे को देख लीजिए ये किया क्या है, और चाहे तो आप उसको पहले पढ़ लीजिए फिर देखिए, दिख रहा है पूरा। यस सर। ठीक, आप देखिए इसको, 2 मिनट में आता हूँ।
देखा? Yes, sir. देखा मंतशा? Yes, sir. देखिए. ओके, वो मेरा एयर नहीं लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एग्जाम्पल नंबर 15। देखिए, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ प्लेन। प्लेन दे रखा है ऐसे करके, फ्रॉम द ओरिजिन। बस इतनी बात बोली है उसने। तो ये बहुत सिंपल चीज है आपके लिए। आपको उसने इस तरीके से दे रखा है, 2x - 3y, और क्या है साथ में, +4z - 6 = 0। तो आपने यहाँ से इक्वेशन के दो टाइप पढ़े थे, एक कार्टेशियन टाइप और एक नॉर्मल टाइप। नॉर्मल की नॉर्मल टाइप, ठीक है, थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा। जनरल के लिए, नॉर्मल की जनरल टाइप की पढ़ी थी आपने पहले वाले के लिए। तो आपको डिस्टेंस फाइंड करनी है कि डिस्टेंस कितनी होगी। डिस्टेंस निकालने के लिए आपको चाहिए, देखो एक कंडीशन, वो है आर वेक्टर डॉट एन कैप। अगर आप इसको ले आएंगे तो जो आएगा इधर वो डी होगा। अब जब भी आपको इस तरह की कंडीशन को देगा ना, तो उसमें वो आई जे के एन कैप नहीं देगा। एन कैप आपको निकालना पड़ेगा। जैसे अगर मैं डायरेक्शन रेशियोज के अकॉर्डिंग इसकी बात करूंगा, या डायरेक्शन रेशियोज भी बोलो अभी के लिए, जो हमने ऊपर एक इक्वेशन लिखी है ना ये वाली, ये कुछ कुछ इस इक्वेशन जैसी है। अब देखिए एग्जाम्पल 15। 2x - 3y +4z इज इक्वल्स टू -6 अभी आपने डायरेक्शन रेशियोज के अकॉर्डिंग कार्टेशियन फ्लेम पढ़ी थी, होती L × X +M × Y +N × Z। ठीक है, ये किसके बराबर है? ये डी के बराबर है। तो आपको एलिमेंट नहीं दे रखे, इस चीज में मत रहिएगा कि एलिमेंट दे रखे। आप इसको सेपरेट करके लिखो। आप यहाँ से लिख सकते हैं, एलिमेंट तो दे रखे L M N। तो एलिमेंट के अकॉर्डिंग मैं क्या करूंगा, इस चीज को फॉलो करूंगा जो हमें दे रखा है। डायरेक्शन रेशियो ही मानेंगे इनको। एक्स वाई जेड तो आपके क्या है, ये आपकी अननोन वैल्यूज है, यानी कि आर वेक्टर के साथ दे रखी है। बाकी जो बचा आपका वो एन वेक्टर है। अब एन वेक्टर को आप एन कैप में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। तो क्या करना है आपको, देखिए आप इसको लिख लीजिए कि आपकी एल है 2, एम है -3, और एन है 4। ये एल एम एन क्यों लिखा है, क्योंकि ये एन वेक्टर की वैल्यूज हैं। इसको हम लिखते हैं एल आई कैप +M वाई के होता है M J कैप +N K कैप। एन वेक्टर कितना आ गया हमारा, वो आ जाएगा 2 I कैप +-3 J कैप +4 K कैप। ये हमने लिख लिया। एन वेक्टर का एन यूनिट वेक्टर निकाल, उसके लिए मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। मैग्नीट्यूड कितना आएगा, वो आएगा 2 का स्क्वायर +3 का स्क्वायर +4 का स्क्वायर, यानी 4 + 9 + 16 का अंडर रूट। यह आ जाएगा √29। ये आपने एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल दिया। इससे हम आगे क्या निकाल सकते हैं, हम एन कैप निकाल सकते हैं। एन कैप कितना हो जाएगा, वो होता है एन वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर, विच इज 2 I कैप -3 J कैप +4 K कैप डिवाइडेड बाय √29। ठीक है, अब आपके लिए चीजें सिंपल है। ये जो ऊपर दे रखा था वो क्या था, इक्वेशन। वह इक्वेशन ऊपर से लिख लीजिएगा। इक्वेशन थी 6 के बराबर, 2x - 3y +4z। तो आप यहाँ लिखिएगा,
आपने जो आर कैप माना है यहाँ से वो है आपका एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। और जो आपको एन वेक्टर दे रखा था वो था 2 i कैप -3 जे कैप +4 के कैप। प्लस है या माइनस है? 4 +4 के कैप। तो इसको मैं इसके बराबर कैसे लेकर आऊंगा? उसके लिए आपको जो भी इक्वेशन दे रखी है उसको डिवाइड करना पड़ेगा। किससे? यूनिट वेक्टर से। यूनिट वेक्टर से कैसे करेंगे? आप लिखिएगा आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर अपॉन एन कैप एन वेक्टर इज इक्वल टू डी अपॉन एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तब जाकर ये आर कैप बनेगा। तो आपका आर वेक्टर ये आपने पहले ही लिख लिया है। ये कितना है? ये रखा हुआ 2 i कैप -3 जे कैप +4 के कैप। सबके नीचे √23 √29 √29 √29 अगर मैं लगा दूंगा तो ये किसमें बदल जाएगा? एन कैप में बदल जाएगा। तो सिर्फ एक साइड नहीं लगाते हैं, दूसरी साइड भी आपको लगाना पड़ेगा। दूसरी साइड क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कितना था पहले? 6/√29। अब आप इस इक्वेशन को कंपेयर कर लो। जो भी आपकी इक्वेशन आई है इसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर कर लो। जनरल इक्वेशन क्या कहती है? वो बोलती है आर वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी। आपको पहले क्या दे रखा था? आपको दे रखा था आर वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल टू, ये डी था ही नहीं, यहाँ पर कोई भी एक नंबर ए मान लो। अगर आप एक काम करते हैं, आप इसको डिवाइड कर देते हैं एन वेक्टर के मैग्नीट्यूड से और उसको भी डिवाइड कर देते हैं एन वेक्टर के मैग्नीट्यूड से, तो ये बन जाएगा आर वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा डी। तो डी हमने जो बाद में निकाला है वो ये डी है हमारा। तो आपकी जो डिस्टेंस आई है वो कितनी आई है? 6/√29। क्लियर है? Yes, sir. अब देखिए जो हमने ये सवाल किए हैं जो पहले किए थे, एक और सवाल है आगे। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन। अब ये परपेंडिकुलर का फुट, ये जो परपेंडिकुलर आपने डाला है डालेंगे यहाँ से, इसके फुट की बात कर रहा है। तो आपको देखो पहले जैसे इक्वेशन दे रखी है, इसको आप सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद क्या क्या आएगा आपके पास? देखिए आपके पास एक तो नीचे आ रहा था 2/√29 एक्स -3/√29 वाई +4/√29 जेड। ये किसके बराबर है? 6/√29 की। ये तभी होगा जब आप इसको डिवाइड करेंगे। जिससे आप इसको सेपरेट करके क्या लिखें? आप इसको सेपरेट करके लिखेंगे एक्स 2/√29 प्लस वाई ब्रैकेट में माइनस का 3/√29 प्लस जेड ब्रैकेट में कितना है? 4/√29। और इसको इधर भी 2 टाइम्स डिवाइड किया 6/√29। तो ये जो वैल्यूज आई है ना आपकी, ये वैल्यूज, यही वैल्यूज हैं आपकी जो एन कैप है, मतलब एन कैप के फॉर्मूले। एन कैप कितना हो जाएगा? ये आपका एक्स, ये वाई और ये जेड आ जाएगा यहाँ, एक्स वाई जेड। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? इन्हीं को हम बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। और अगर सिर्फ ऊपर वालों की बात करता तो ये होते हैं डायरेक्शन रेशियो। ठीक है? Yes, sir. और क्या? और कुछ बोला है? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट। तो फुट के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए देखो क्या होता है, वो होता है ना x - x1/a1, या फिर a1 की जगह यहाँ पर एरो हो सकते हो। ऐसे ही x - y - y1/m और z - z/n। तो देखो आपका ओरिजिन से कह रहा है तो ये जीरो ये जीरो ये जीरो रखो। बाकी ये माइनस 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 वाली वैल्यू हो जाएंगी। नीचे क्या आ जाएगा? एल एम एन आपने ये निकाल रखा है, एल एम एन, इनको पुट कर दीजिएगा। तो आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ x1 y1 z। ठीक है? Yes, sir. अब ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे? इसकी बात थोड़ी सी डिफरेंट है। हम आगे चलते हैं। पहले एक जो हमने पीछे क्वेश्चन किए हैं
एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, फोटो ऑफ द परपेंडिकुलर की बात करेंगे, लेकिन मैंने आपको क्वेश्चन दिया था आपको यहाँ करने को एक्सरसाइज, एक्सरसाइज में से नहीं दिया। नहीं दिया था। अब देखिए हमने 3 4 क्वेश्चन कर लिए सिमिलर तरह के, तो आप एक्सरसाइज पे चलिए। एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन हैं वो आप ट्राई कीजिएगा। नॉर्मल फॉर्म पढ़ा दी मैंने आपको,